सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम विजन टेस्ट सीरीज 2024 को आगे पढ़ने वाले हैं। ये टेस्ट नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है? 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से ये संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। इसमें बाह्य आपातकाल, ये बाह्य आपातकाल में लागू होता है और ये देश के आंतरिक भागों में लागू होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचनाएं प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित है? कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित है? सोशल मीडिया साइट्स ये भी है, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सेवा ये भी है, ऑनलाइन गेमिंग ये नहीं है, डिजिटल समाचार साइट्स ये है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिकता के साथ साथ देशीयकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिकता के साथ साथ देशीयकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। तो ये पात्र नहीं होते हैं। ऐसा भारत में होता है। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है, न कि देशीयकृत नागरिक। तो ये भी गलत है। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है, न कि देशीयकृत नागरिक। तो ये भी गलत है। ये भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए, जन्म से ही वो तो होंगे और देशीयकृत भी होंगे राष्ट्रपति के पद के लिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है। संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है। तो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत वर्णित मूल कर्तव्य है? ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना ये भी है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना ये भी है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना ये भी है, और मतदान करना। तो मतदान करना नहीं है। ऑप्शन बी, मतदान तो अपनी स्वेच्छा से हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। 2 माह के भीतर नहीं, 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना
आवश्यक है और यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलत, तो केवल 2। नेक्स्ट, भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना का भाग है? संविधान की मूल संरचना का भाग संविधान की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति ये भी है। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली ये नहीं है। संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र ये भी है। शक्तियों का पृथक्करण ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश संविधान से। मूल अधिकार फ्रांस के संविधान से नहीं, यूएसए के संविधान से लिए गए। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इनमें ओनली मूल अधिकार यूएसए से लिए गए, जो इसमें फ्रांस दे रखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति के निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए थे? जो नहीं जोड़े गए थे, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये बाद में जोड़ा गया था, तो ये नहीं है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ये भी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, तो ये ठीक है। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना ये गलत है। 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए थे, तो ये आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों असमानताओं को कम करना ये बाद में जोड़े गए थे। हाँ, तो केवल 1 और 3 इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था। 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में इसने प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था, तो ये ठीक है। इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। द्विसदनीय व्यवस्था लागू नहीं की थी क्योंकि इसने 11 में से 6 प्रांतों को लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम। भारत में संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है। तो भारत में ऐसा कोई भी कानून या विधान नहीं है। न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है न्यायालय। तो दोनों ऑप्शन सही है।
विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए। ठीक है। चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। ये भी ठीक है। प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। ये भी ठीक है। सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है। ये गलत है, क्योंकि विधियों और नियमों द्वारा सीमित होती है सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना। तो ये किसका, इसमें से एक मिनट, उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा या कौन से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है? उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये क्या है? समाजवाद का उदाहरण है। कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, ये क्या है? ये DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। गोवध और सहकारी समितियों का प्रचार करना, ये क्या है? महात्मा गांधी की विचारधारा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 होगा। लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश या देशों ने भारत के बाद सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रदान किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फ्रांस। इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, GV मावलंकर करते थे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1947 में अपनाया, जो कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो न तो 1 है और न ही 2 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग के सदस्यों की सेवा, शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो संसद द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, क्योंकि अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, इसमें राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और राष्ट्रपति जो इनका कार्यकाल है, सेवाएं, शर्तें और जो इनके वेतन है, ये सब राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। मूल अधिकार में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। 1990 में 65वां संविधान संशोधन और 338वां अनुच्छेद, फिर 2003 में ये बढ़ा दिया गया। 2003 में 89वां संविधान संशोधन और आर्टिकल 338A को जोड़ा गया। और ये आर्टिकल जोड़ने के बाद 2004 में आयोग बना था। और इस आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है? तो इसमें RBI, भारतीय रिजर्व बैंक।
निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है? किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा। तो किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, ये भी ठीक है। विदेशी यात्रा का अधिकार, ये भी ठीक है। मौन रहने की स्वतंत्रता, ये नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का भी अधिकार एक सामान्य व्यक्ति को है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। 1, 2 और 4। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसे शिक्षा का अधिकार 2009 में इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया। पारित होने के बाद जोड़ा गया। तो कौन सा सही है? तो ये सही नहीं है। कौन सा सही है? तो ये सही नहीं है। 86वें संविधान संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तो ये भी सही है। और इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये भी गलत है। यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। ये सही बात है। हमारे संविधान में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये सिर्फ प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। केवल डी सही है। 86वें संविधान संशोधन में पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। ये भाग 4 में अनुच्छेद 45 में दिया गया था। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास अवस्थित है। तो ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है? तो माउंट किलाउआ ज्वालामुखी है। यह हवाई द्वीप पर स्थित है और यूएसए में है, जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है। हवाई द्वीप पर स्थित है माउंट किलाउआ, और ये यूएसए में स्थित है। और इसी में मोना केआ शामिल भी है। माउंट स्ट्रोम्बोली है, ये इटली की ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट विसुवियस, ये कैंपानिया इटली में और नेपल्स की खाड़ी में स्ट्रोटो ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। और माउंट एटना, ये सिसिली इटली में है। अफ्रीका व यूरेशियन प्लेट के बीच में अभिसारी प्लेट बनाती है। माउंट एटना किसके बीच में है? अफ्रीकी व यूरेशियन प्लेट के बीच में। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अब तक 2 बार की गई है। 2 बार नहीं, 3 बार की जा चुकी है। एक बार 1962, पहली, दूसरी 71 में और तीसरी 75 में। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। तो ये ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी घोषणा
75 में नहीं 71 में की गई थी। इसमें सही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है और इसमें इसकी आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी पर ध्यान दिया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आर्थिक पर, पर्यावरण पर और भू राजनीति, सामाजिक, तकनीकी, अगर इनमें कोई भी हलचल होती है तो ये रिपोर्ट लागू होती है। प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया है, जो कि गलत है। ये फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये फ्रांस से, और गणतंत्र ये फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संघ से अपनाया गया, ये ठीक है। न्याय के जो आदर्श हैं उनको सोवियत संघ से अपनाया गया है। निम्नलिखित निकायों संस्थाओं में से किन का लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है? किन का किया जाता है? इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं किया जाता। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का किया जाता है, तो इसमें केवल 2 होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का भी नहीं और भारतीय स्टेट बैंक का भी नहीं। दामोदर घाटी निगम, केंद्रीय भंडार निगम, औद्योगिक वित्त निगम, इनको कौन जारी करता है? इनको सिर्फ कैग जारी करता है। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? प्राण पोर्टल के बारे में निरंतर सुर्खियों में रहा है, निम्नलिखित में कौन सा इसका उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। ये सही है। क्योंकि ऑप्शन 4 ही तो ये सही है और ये 3 नहीं है। 21-22 के अनुसार 2021-22 के अनुसार 131 शहरों में से 49 शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। ये किससे पता चला है? प्राण पोर्टल के माध्यम से ऐसा हुआ है। और किसी शहर की भौतिक व वित्तीय स्थिति की निगरानी ये करता है। प्राण पोर्टल किसी शहर की भौतिक व वित्तीय स्थिति की निगरानी कौन करेगा? प्राण पोर्टल। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं किए गए? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 15 में दिया गया है, जो कि ये विदेशियों का नहीं है। वाक एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो ये भी सही है, विदेशियों के लिए ये नहीं है। नेक्स्ट, उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा का अधिकार, ये भी विदेशियों के लिए नहीं है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी विदेशियों के लिए नहीं है। तो ये विदेशियों के लिए कोई भी इसमें से नहीं है, ये सब भारतीयों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता। इसमें 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक ये कब पारित होता है? जब राज्यसभा के आधे सदस्यों का समर्थन हो। तो आधे सदस्य कितने? कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। या फिर इसमें उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के सरदार पटेल। संचालन समिति के सरदार पटेल नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? इसमें सरदार पटेल। तो इसमें केवल 1 सही है। भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं था। तो ये राइट आंसर है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। ये भी ठीक है, आर्टिकल 30 में। तो दोनों सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यक संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये सही है। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये भी सही है। ये कैसे होती है? वंचित करने पर या समाप्ति पर या अपनी स्वेच्छा त्याग से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, यह सिर्फ जांच कर सकता है, मतलब सलाह दे सकता है। यह किसी को सलाह दे सकता है, सजा नहीं दे सकता। यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जा रही है तो राज्य मानव अधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता। ये भी सही है। एक तरफ राज्य मानव अधिकार आयोग और दूसरा, जैसे ये राज्य में लागू होता है तो ये केंद्र में लागू होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये ठीक है। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। उपाध्यक्ष का पद राज्य मंत्री के समकक्ष नहीं होता, ये कैबिनेट के समकक्ष होता है। वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता, क्षेत्रीय परिषदों की नहीं करता। नीति आयोग के अध्यक्ष व नामित व्यक्तियों, जो नामित व्यक्ति होते हैं उनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष व नामित व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष करते हैं और नामित व्यक्ति करते हैं, न कि परिषदों की बैठक करता हो। तो इसमें केवल एक सही है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, ये भी अध्यक्षीय जो प्रणाली है इसमें होता है। राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है, क्योंकि ये ऐसा संसदीय प्रणाली में होता है और ये पूछा क्या गया अध्यक्षीय प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है, ये राइट आंसर है। ब्राज़ील में लैटिन अमेरिकी देश में ऐसा होता है, अध्यक्षीय प्रणाली ही है वहाँ पर। भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है, तो ये ठीक है। गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो गेहूं की और धान की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है, ये राष्ट्रीय स्तर पर कम है। पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है, ये भी ठीक है। कम है तो कम ही उत्पादन होगा। और कितना हुआ है? 21 मिलियन टन से पहले 21 मिलियन टन था, तो अब 15 टन हो गया है। 21 मिलियन टन था तो 15 मिलियन टन हो गया है। और भारत गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में।